हाँ, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और उसके पहले बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने बताया था कि जैसे ही प्लेड चेस, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया और चूंकि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये है तो इसको क्या है बाई ही का केस में चेंज कर दिया जाता है हिम में, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन इसमें एक टेक्निकल टॉपिक ये है कि सभी के साथ बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ कुछ निश्चित प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि सबके साथ हम बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए क्यों क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सभी के साथ बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हो सकता है। क्योंकि कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ कुछ निश्चित प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा नोट करके हम आपको बता दे रहे हैं। आगे के टॉपिक में हम क्या करेंगे कि आपको डिटेल में आगे हम लिखाएंगे कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि जिनके साथ बाई के अलावा अन्य प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है, दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लिख लो कि सभी क्रियाओं के साथ बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर कोई कहे नहीं किया जाता है, अगर कोई कहे कि बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग, तो आप सीधे कहिए कि सभी के साथ बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ कुछ निश्चित प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, आई नो हिम। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा किसमें है? ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। ओके, ये सब्जेक्ट है, ये नो वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आप अंसार बुखार उठा करके देखेंगे तो ये सेंटेंस कई वर्षों में आया है, एक दो बार नहीं, अल्टरनेट करके किसी न किसी सेट में हर साल हर वर्ष ये सेंटेंस आप बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है। ये हर वर्ष आप अल्टरनेट करके देखेंगे तो किसी न किसी सेट में यही सेंटेंस जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, सीधी सीधी तरह से नहीं है। इसलिए ये ऑब्जेक्ट को हम यहां क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट हिम का हो जाएगा ही इज, यहां हो गया नोन, और नोन के साथ हम बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करके नोन के साथ टू का प्रयोग करेंगे, नोन टू, और आई का क्या हो जाएगा, मी। ही इज नोन टू मी। देखिए यहां पे बाई का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सभी क्रियाओं के साथ बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ कुछ निश्चित प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये किस में चेंज हो गया? ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। और ये सेंटेंस तो बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन आप अंसार उठा करके हाई स्कूल का देख लीजिएगा, इसमें ये सेंटेंस आपको बहुत बार मिलेगा, कई बार ये सेंटेंस मिलेगा। तो इसका हम डिटेल में आगे चल के आपको बताएंगे। अभी तो हम इसका इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं कि क्या प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो क्यों नहीं किया जाता, किस किसके साथ बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये हम आगे के टॉपिक में आपको बताते हैं। इसको आप नोट करिए। ओके, अच्छा, एक मुख्य टॉपिक अगला रूल है। अगला रूल क्या है? नेक्स्ट फिफ्थ रूल है। रूल नंबर क्या है? 5वां। रूल नंबर फिफ्थ इसमें क्या है
कि ऑब्जेक्ट का विभाजन, ऑब्जेक्ट का विभाजन। अब आप ये जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का जो बंटवारा किया गया है, ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, कर्म। अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का ही हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करते हैं, और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो आपके पास एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आप बना ही नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानना जरूरी है। ऑब्जेक्ट या कर्म हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं निर्जीव कर्म। क्या कहते हैं? निर्जीव कर्म। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं सजीव कर्म। तो एक तरह से तो यही आधी बातें क्लियर हो जा रही हैं 80% कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा कोई निर्जीव कर्म होगा, नॉन लिविंग थिंग होगा जिसमें जान नहीं है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो सजीव कर्म होगा, ये लिविंग थिंग होगा। तो एक तो तरीका ये है कि हम अंदाज से इसको पहचान लिए कि ही, जैसे समझिए आप, ही गेव मी ए बुक। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। अब हमारे लिए समस्या ये है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके पहचान के लिए हम क्या करेंगे कि एक तो तरीका आपको बताया गया कि कोई निर्जीव वस्तु जो होगा उसी को हम निर्जीव कर्म कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तो पक्का है कि ए बुक हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। और मी हमारा क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये सजीव कर्म है। एक तो पहचानने का तरीका ये है, इसको नोट करिए आप लोग। तो जो हमने एक तरीका तो मैंने ये बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई सजीव वस्तु होता है, लेकिन इसका एक ग्रामेटिकल तरीका होता है। ग्रामेटिकल तरीका क्या पहचानने का, इसलिए कि देखिए ऑब्जेक्ट को ही हमको सब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट के बारे में हमारी डिटेल जानकारी हमको नहीं होगी तो हम उसको सब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं। सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं तो उसको हम पैसिव में ठीक प्रकार से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसकी पहचान हमको आना जरूरी है, पहचानना जरूरी है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ किताबों में मिलता है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही शुरू करते हैं, कुछ किताबों में मिलता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम शुरू करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अपने सुविधा अनुसार जो भी ऑब्जेक्ट चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, जो भी बैठ जाता है सुटेबल, उसी से आप पैसिव वॉइस बनाना आरंभ कर दीजिए। अच्छा, तो अगर हिंदी में हम इसका ट्रांसलेट करते हैं तो वह मुझे एक किताब दिया। अब देखिए वह क्या दिया, मुझे एक किताब दिया। तो एक ग्रामेटिकल तरीका जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं इसके बारे में आप जानिए कि इस सेंटेंस में देखिए कि वह मुझे एक किताब दिया। दिया यहां पे क्या है, ये वर्ब है, क्या है, क्रिया है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका क्या है कि यदि हम क्रिया के पहले
क्या लगा करके प्रश्न पूछे और उसके बदले में जो उत्तर प्राप्त होगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये ग्रामेटिकल तरीका है पहचानने का कि कैसे पहचानेंगे क्या, कि यदि क्रिया के पहले क्या लगा करके प्रश्न पूछा जाए और उसके बदले में जो उत्तर प्राप्त होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वह मुझे एक किताब दिया। अब क्या है कि इसका पहचान का तरीका मैंने क्या बताया कि यदि क्रिया के पहले क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाए और उसके बदले में जो उत्तर प्राप्त होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या निर्जीव कर्म होगा। क्या होगा भैया? वो निर्जीव कर्म होगा। हमने प्रश्न क्या किया कि क्या दिया, हमने प्रश्न किया क्या दिया, उत्तर इसका क्या मिला? एक, क्या दिया भैया? एक किताब। उत्तर क्या मिला? तो ए बुक हमारा क्या होगा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा भैया। क्या दिया? एक किताब दिया। हमने प्रश्न किया, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हिंदी में कोई वाक्य हम लिखते हैं तो क्रिया उसमें लास्ट में होता है, और जब उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्रिया की जगह चला जाता, क्रिया ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता। चूंकि ये हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या दिया? एक किताब दिया। व्हाट गेव, यहाँ पे गेव क्या है? व्हाट गेव, क्या दिया? ए बुक दिया। तो ए बुक हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नोट करिए इसको। देखिए, अब हेडिंग डाल दीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान। अब देखिए आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। वहां भी होता है कि यदि क्रिया के पहले किसको लगा करके प्रश्न पूछा जाए, यदि क्रिया के पहले किसको लगा करके प्रश्न पूछा जाए और उसके बदले में जो उत्तर प्राप्त होता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका क्या है रूल कि यदि क्रिया के पहले किसको लगाकर प्रश्न पूछा जाए और उसके बदले में जो उत्तर प्राप्त होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सजीव कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको भैया? सजीव कर्म कहते हैं। क्या कि अगर क्रिया के पहले किसको लगा करके प्रश्न पूछा जाए। यहां मैंने यही एग्जाम्पल फिर आप रिपीट करेंगे कि ही गेव मी ए बुक। क्या है? ही गेव मी ए बुक।
वह मुझे एक किताब दिया। इस वाक्य में वर्ब क्या है? दिया। अब अगर वाक्य में वर्ब क्या है? दिया है, तो आप प्रश्न पूछिए कि किसको दिया, किसको दिया। ये आपने प्रश्न पूछा, उत्तर क्या मिला इसके बदले में? मुझे। किसको दिया? मुझे। मी यहां पे क्या है भैया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है कि यदि क्रिया के पहले किसको लगा करके प्रश्न पूछा जाए, उसके बदले में जो उत्तर मिलता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी इसके कुछ बेसिक रूल, और बेसिक रूल आप समझोगे तो आगे बहुत आराम से आप कर लोगे, लेकिन बेसिक रूल समझना बहुत आवश्यक है। अगली टॉपिक हम कल आपको बताते हैं। थैंक यू।